जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 4 का सेकंड लेक्चर जो है, सेकंड टॉपिक। तो इसके अंदर हमने जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर जो है, जनरलाइज्ड सेल जो है उसके हमने स्ट्रक्चर को देखना है, उसकी साख्त को देखना है कि एक सेल जो है उसकी साख्त कैसे होती है या सेल की स्टडी जो है वो कैसे की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो सेल की साख्त है उसको हम स्टडी कर सकते हैं एक टेक्निक की मदद से। उस टेक्निक का नाम है सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। अब हम देखते हैं कि सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक होती क्या है, इसके अंदर जो है इसके स्टेप्स या इसका प्रोसीजर कैसे होता है, सेल की हम इस साख्त की यहाँ पे स्टडी कैसे करते हैं। तो होता क्या है कि जो सेल है, सेल इंतहाई छोटा होता है। तो सेल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि सेल की स्टडी करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, जो पहले इस्तेमाल होती थी, उनमें हम दो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लेकिन जो मॉडर्न टेक्निक है जो सेल की स्टडी के लिए इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। अब इसमें होता क्या है कि इट इज़ यूज टू आइसोलेट, ये आइसोलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है किस चीज़ को। अब एक मिसाल के तौर पर एक सेल है, सेल के कंपोनेंट्स जो हैं, कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज, उनको आइसोलेट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है उसको हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। अब इस टेक्निक की मदद से हम क्या करते हैं कि सेल की साख्त और फंक्शन की भी स्टडी कर सकते हैं डिटेल के साथ। तो ये जो टेक्निक है वो क्या कहलाती है, सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके स्टेप्स जो हैं वो कौन से हैं, तो स्टेप जो है सबसे पहला वो है सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सेंट्रीफ्यूगेशन में होता क्या है, बिल्कुल आसान और सिंपल सा टॉपिक है। हम लोगों ने क्या करना है, टिश्यूज़ लेने हैं, या आपके पास टिश्यूज़ हैं या जो सेल हैं उनका ग्रुप है जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है, टिश्यू सेल्स का। अब ये जो टिश्यू सेल्स हैं सबसे पहले हमने इनको होमोजेनाइज करवाना है, इनको हमने टुकड़े करवाने हैं, इनको हमने क्या करना है, ग्राइंड करवाना है एक मशीन के अंदर। तो होता क्या है कि इसको हम क्या करते हैं, इसके टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के लिए इसको होमोजेनाइज्ड किया जाता है। तो जो होमोजेनाइज्ड का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। अब जो होमोजेनाइजेशन है इसके अंदर हमने क्या करना है, इसको इस मशीन के अंदर डाल देना है, इसको घुमाना है। अब इसके यहाँ पे स्पेसिफिक टेम्परेचर भी मौजूद होगा, यहाँ पे पीएच भी मौजूद होती है, एंजाइम भी मौजूद होते हैं जो क्या करते हैं, इन टिश्यूज़ को या सेल्स को की ब्रेक डाउन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब जब यहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन की जाएगी तो इनको हमने किस चीज़ के अंदर लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर। अब ये जो आपके पास टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर आप देख सकते हैं ये जो टुकड़े थे वो क्या हो गए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में सेल्स डिवाइड हो गए हैं। अब इसी वजह से इनको हम नाम देते हैं होमोजिनेट का। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास होमोजिनेट है, होमोजिनेट को हम उठाएंगे, इसको उठाकर जो है हम एक मशीन के अंदर डालेंगे। उस मशीन को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशनल सेंट्रीफ्यूगेशन। अब इस मशीन के साथ फिट कर देंगे। आप देख सकते हो ये एक टेस्ट ट्यूब है, ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके साथ अटैच कर देंगे। अब ये इसको ऐसे मतलब ऐसे स्पीड से घुमाते हैं। अब जब स्पीड से घुमाते हैं तो स्पीड से घुमाने की वजह से जो लो डेंसिटी वाले मटीरियल होंगे, जो लो डेंसिटी वाले कंपोनेंट होंगे सेल के, वो क्या करेंगे, ऊपर की तरफ तैरने लगेंगे, और जो भारी होंगे वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। अब डेंसिटी की बुनियाद पर हम क्या कर सकते हैं कि उनको एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड है जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। अब होता क्या है कि कुछ सेल के पार्ट्स या कंपोनेंट्स या ऑर्गेनेलीज ऐसे भी होते हैं जिनको क्या करते हैं कि ज़्यादा स्पिनिंग या ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब उनको अलग करने के लिए ज़्यादा घुमाया जाता है। तो उनको घुमाने के लिए जिस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं वो है अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब ये जो आप लोगों ने एक सिंपल सा मेथड जो है वो सुना, इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, तो आपने बिल्कुल सिंपल जो है ऐसे लिखना है कि सबसे पहले हमने स्टेप्स लिखने हैं। स्टेप्स के अंदर क्या किया गया है, सेंट्रीफ्यूगेशन का नाम लिखा हुआ है, मतलब एक हेडिंग दी गई है। इसमें हमने क्या करना है, टिश्यूज़ को हम होमोजेनाइज करवाते हैं, टिश्यूज़ को हम तोड़ते हैं एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में। उस स्पेशल इंस्ट्रूमेंट को हम नाम देते हैं सेंट्रीफ्यूज का। अब ये जो सेंट्रीफ्यूज है उसके अंदर हमने किस चीज़ को लेना है,
टिश्यूज़ को उनको हमने स्पिन करवाना है, होमोजेनाइज्ड करवाना है। अब होता क्या है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल के मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, अलहदा हो जाते हैं। किस चीज़ की बुनियाद पर? डेंसिटी ग्रेडियंट की बुनियाद पर। अब जब डेंसिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि डेंसिटी के फ़र्क की वजह से, तो जो भारी चीज़ें होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, जो भारी कंपोनेंट होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो हल्के होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऊपर हो जाते हैं। अब इसमें किया जाता है, क्या किया जाता है, ये प्रोसेस होता कैसे है कि इस चीज़ को अचीव करने के लिए, हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको स्पिन करते हैं, स्पीड से घुमाते हैं। इसको स्पीड से घुमाते किस चीज़ को हैं? सबसे पहले हमने तोड़ा हुआ था ना, जो टूट चुके थे मतलब टिश्यूज़ के कंपोनेंट्स, उनको हमने मशीन के अंदर डालना है, उसको स्पीड से घुमाना है, स्पिन करना है। जब इसको हम स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, तो उसके जो मतलब कंपोनेंट हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब ये प्रोसेस एक मीडियम स्पीड के अंदर क्या किया जाता है? परफॉर्म किया जाता है। अब होता क्या है कि इनके पास लेयर्स बन जाती हैं। अब जो लेयर्स बनती हैं, दरअसल टेस्ट ट्यूब के अंदर जो लेयर्स बनेगी, मिसाल के तौर पर आपके पास ये एक टेस्ट ट्यूब है। टेस्ट ट्यूब के अंदर जो हल्की लेयर होगी वो ऊपर आ जाएगी, जो भारी होगी वो नीचे बैठ जाएगी। इसी तरीके से जो सबसे ज़्यादा भारी होगी वो बिल्कुल बॉटम पर मतलब तह पर बैठ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब ये जो लेयर्स हैं वो किस चीज़ की वजह से बनी हैं? साइज़ की बुनियाद पर, वेट की बुनियाद पर और डेंसिटी की बुनियाद पर। इसके बाद अगर हम देखें कि अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, कुछ सेल के पार्ट जो हैं उनको रिक्वायर्ड होती है, उनको ज़रूरत होती है हाई स्पीड की, किस चीज़ के लिए? सेपरेशन के लिए। तो उसको हम अचीव करते हैं, ये प्रोसेस हम हासिल करते हैं किस चीज़ की मदद से? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन की मदद से। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? सेल फ्रैक्शनेशन टेक्निक है। तो इसके बाद अगर हम देखें कि जब ये काम किया जाता है तो सेल के अंदर जो है हमें मुख्तलिफ पार्ट्स नज़र आते हैं। सेल के जो है हमें डिफरेंट पार्ट्स नज़र आते हैं। तो उनमें सबसे पहला पार्ट जो है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद एक और पार्ट है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद है साइटोप्लाज्म। अब होता क्या है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो है ये मौजूद होती है कहाँ पर? प्लांट सेल के अंदर। इसी तरह अगर हम जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्लांट सेल में भी होगी, एनिमल सेल में भी होगी, लेकिन इसके प्लांट सेल जो होंगे उनके गिर्द एक और दीवार मौजूद होती है, वॉल पाई जाती है, उसको हम कहते हैं सेल वॉल। इसके बाद अगर हम देखें कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस क्या करता है? इसके पास मटेरियल मौजूद होता है, न्यूक्लियर मटेरियल मौजूद होता है। इसी के साथ साथ क्रोमैटिन मटेरियल भी मौजूद होता है किस चीज़ के पास? न्यूक्लियस के पास। उसके बाद बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म के पास जो हैं सेल की ऑर्गेनेलीज़ मौजूद होती हैं, सेल की साख्तें मौजूद होती हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास ये तो सेल के पार्ट थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। उसके बाद देखें कि दो टाइप्स के सेल हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के पास वाज़े या वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल के पास वाज़े न्यूक्लियस मौजूद होता है। इसी तरह जो प्रोकैरियोट्स हैं इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती, लेकिन इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होती है। तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद नहीं है, वाज़े न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होगा वो सब मर्ज होगा किस चीज़ के अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इनका जो मतलब मटेरियल है, न्यूक्लियर मटेरियल है, वो मौजूद होता है किस चीज़ के अंदर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। उसके गिर्द दीवार होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम देते हैं या न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें साइज़ ऑफ सेल की, कि सेल के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो अब होता क्या है कि सिंपल वे में आप बताओगे कि सेल जो हैं वो क्या होते हैं? इंतहाई छोटे होते हैं, लेकिन कुछ सेल जो हैं वो क्या होते हैं? बड़े भी होते हैं। जैसे कि आपके पास शुतुरमुर्ग जो है उसका जो अंडा है वो भी, एग जो है वो भी एक सेल है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़ ऑफ सेल की। इसके सेल के साइज़ की बात कर लें तो यूकैरियोटिक सेल जो हैं वो वेरिएंट साइज़ होते हैं, उनका साइज़ जो है वो क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। जो बिगेस्ट सेल है वो किस चीज़ का है? एग है, एग सेल एक बिगेस्ट सेल है, ऑस्ट्रिच मतलब शुतुरमुर्ग का। मोस्ट ऑफ सेल्स, बहुत सारे सेल जो हैं उनको हम नेकेड आई से मतलब बग़ैर माइक्रोस्कोप से उनको हम देख नहीं सकते, और इनका जो साइज़ है उसकी अगर हम उसकी जब पैमाइश करते हैं तो उसकी हम पैमाइश माइक्रोन मीटर में करते हैं। तो एक माइक्रोन मीटर जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है? 1 मतलब
1 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 ऑफ मीटर। ये किस चीज़ के कौन इस चीज़ के बराबर है? 1 माइक्रोन मीटर। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में फ़र्क, तो प्लांट सेल के पास सेल वाल मौजूद होती है, एनिमल सेल्स के पास सेल वाल मौजूद नहीं होती। प्लांट सेल के पास सेंट्रियोल्स जो है वो एब्सेंट होते हैं, इनके पास प्रेजेंट होते हैं। ये जो प्लांट सेल है इनके पास लार्ज वैक्यूल होता है, बड़ा वैक्यूल होता है, और एक होता है इनके पास काफ़ी सारे छोटे से वैक्यूल पाए जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कि प्लास्टिड मौजूद होते हैं, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड जो है वो मौजूद नहीं होते, किसके पास? एनिमल सेल्स के पास। तो इसी तरह आप अगर स्केच की बात करें, डायग्राम्स की बात करें, तो ये हमारे पास क्या चीज़ है? एनिमल सेल्स है। ये एनिमल सेल्स का स्ट्रक्चर है, और ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? प्लांट सेल की डायग्राम है या प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, और जो वैक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं? छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अब ये जो आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं, इन्हें हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम मौजूद होते हैं, और ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि इसके पास राइबोसोम मौजूद नहीं होते। अब ये हमारे पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के सेंटर के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है? न्यूक्लियोलस मौजूद होता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप का नाम देते हैं। इसी तरह इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, पेरोक्सीसोम भी मौजूद हैं, लाइसोसोम भी मौजूद हैं। उसके बाद जो है वैक्यूल पाया जाता है, लेकिन तादाद में ज़्यादा होते हैं। सेंट्रोसोम मौजूद होते हैं। उस सेंट्रोसोम कहते हैं सेंट्रियोल का जो है, सेंट्रियोल यहाँ पे न्यूक्लियस के पास सेंट्रियोल का जोड़ा पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। इसी तरह इसके पास साइटोस्केलेटन मौजूद है, और इसके पास सिर्फ एक मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया हुआ है। इसका साथ साथ इसके पास राइबोसोम मौजूद हैं। उसके बाद ये जो आपको साथ नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं गाल्जी अपरेटस, और यहाँ पे फ्लैजेलम भी मौजूद है। इसी तरह अगर हम बात करें प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर या प्लांट सेल के दो मेम्ब्रेन होती हैं, दो दीवारें होती हैं। जो बाहर वाली है उसको हम कहते हैं सेल वाल का, जो अंदर वाली है उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन का। इसी तरह इसके पास एक बड़ा वैक्यूल मौजूद है, लार्ज वैक्यूल मौजूद है। तो लार्ज वैक्यूल के होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे धकेल दिया जाता है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस मौजूद है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी मौजूद है, पेरोक्सीसोम मौजूद हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं थी, यहाँ पे सेल वाल मौजूद है, यहाँ पे सेल वाल मौजूद नहीं थी, यहाँ पे जो है सेंट्रियोल्स मौजूद है, यहाँ पे सेंट्रियोल्स मौजूद नहीं है, यहाँ पे जो है प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। इसी तरह इसकी जो सेल वाल है उसके गिर्द सुराख होते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं, जिनके ज़रिए जो है मटेरियल्स जो है वो की ट्रांसपोर्ट होती है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये हमारे पास दो सेल हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स। आप एज इट इसी तरह जो है आपने लिखना है, इंशाल्लाह नंबर नहीं कटेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम जो है लेक्चर्स अपलोड करते जा रहे हैं, तो आप सिंपली यहाँ से इजीली स्टडी कर सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।